Okay, so what was corporate restructuring? What is the meaning of corporate restructuring? बिना देखे बताओ, हमारा सब्जेक्ट है ये. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ठीक है, जैसे भी हम बिजनेस कर रहे थे, वी आर चेंजिंग द वे, वी आर चेंजिंग अ माइनर लाइक मेजर चेंज, एंड दैट चेंजेस आउटसाइड अवर इन्वायरमेंट, आउटसाइड अवर बिजनेस इन्वायरमेंट. कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट था उसके बियॉन्ड जाके वी आर लाइक इम्प्लीमेंटिंग एनी चेंज. The change majorly takes place in the financing methods. It can be in operation way also, but majorly in the financial way. Whenever we do it, when we are in the need of money, when we are lacking behind the technologies, कि कोई new technologies आ रही हैं वो हमारे पास नहीं थी, that is why we are doing it. हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए बट हमारे पास वो पैसे अवेलेबल नहीं थे, that is why we are doing it. So there can be a humorous number of reasons why we are restructuring, but major one always lies the financing one. ठीक है. Then we have studied the types, जिसमें हमने लास्ट पहले like in the first class we have studied two types, merger and demerger. Merger means to come together, any two entities or more entities are coming together and doing a business, like coming together and forming any new firm or acquiring any of the firm. Like A or B companies थी, they are coming together and forming a new company, C Limited or AB Limited, or either like A is acquiring B, so in that case now new company is only A Limited because they have acquired the B Limited. B Limited has like उसकी जो अपनी identity थी, they have lost their own identity and become a part of A only. Then we have studied joint ventures. What was joint ventures? दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आर कमिंग टुगेदर फॉर अचीविंग अ सिंगल प्रोजेक्ट और फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट. दे ओनली bring that resources together which are required to complete that project only. कौन से resources लेके आ रहे हैं यहाँ पे? जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ वो वाले रिसोर्सेज को लेके आ रहे हैं. अपने सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ नहीं लेके आ रहे हैं. जैसे मर्जर और डी मर्जर में क्या था, वो सारे रिसोर्सेज एक साथ लेके आ रहे थे, और डी मर्जर में अलग अलग कंपनीज स्प्लिट हो रही है तो अपने रिसोर्सेज अलग अलग लेके जा रहे हैं. Whereas in joint venture they are bringing together that resources only which are required to complete that project. So it is a combination of two or more parties that seek the development of a single enterprise or project for the profit, sharing the risk associates with its development. It's में किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो वो प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी रिस्क हैं, दे आर शेयरिंग इट टुगेदर. सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू नेचुरल पर्सन्स और टू एंटिटीज़. लाइक इसके लिए उनके पास एक एग्रीमेंट होता था. एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता था, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट रिटन इज़ मोर कंफर्टेबल बिकॉज दे हैव अ प्रूफ कि हाँ ये बात फिक्स हुई थी. लाइक रेशियो, अगर हम प्रॉफिट रेशियो डिसाइड कर रहे हैं कि किस रेशियो में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बाद में अगर कोई मना कर देता कि नहीं हमने ये डिसाइड नहीं किया था, तो ओरल की इतनी वैल्यू नहीं होती, बट रिटन एक्ट एज अ प्रूफ कि हाँ ये बात डिसाइड हुई थी. Mutual contributions by the parties to the joint venture. Both the parties have their mutual contributions, like both are bringing some or the other resources. That is why they both are together. कि किसी के पास एक चीज़ है, किसी के पास सेकेंड चीज़ है to complete that project. अदरवाइज वो म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, देन वाई विल वी इन्वॉल्व एनी वन. मे बी उसके पास कोई स्किल्स है, कुछ भी ऐसा है, बट दे हैव समथिंग, दैट इज़ वाई वी टू आर कमिंग टुगेदर. Some degree of joint control over the enterprise. They have some degree of control. कि लाइक दोनों में जो भी दोनों लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ कंट्रोल दोनों के पास होगा. ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ एक ही पार्टनर के पास होगा. इसमें control is lies in the hands of the both of them,
मे बी एक का कंट्रोल का स्टेक ज़्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है, बट बोथ ऑफ देम शुड हैव एनी कंट्रोल. A mechanism or provision for sharing the profits or losses. लाइक मैकेनिज़्म होगा कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट्स या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आफ्टर द होल प्रोजेक्ट एंड और आफ्टर एवरी 2 months और आफ्टर एवरी ईयर. जो भी प्रोविज़न है कि कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब भी वो मेंटेन करेंगे. सो दिस वाज ऑल वी हैव रेड अबाउट द जॉइंट वेंचर. सो दीज वर द टाइप विच वी हैव ऑल्सो रेड. Then the next type was disinvestment. जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल हो सकता था हमारा अभी जब एक वाला एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल था हमारा एक क्लोथिंग ब्रांड था. दे हैव लाइक बेसिकली जॉइंट वेंचर ज़्यादातर मिलता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को टू कंस्ट्रक्ट रोडवेज और हाईवेज. मेनली ज़्यादातर जो जॉइंट वेंचर्स मिलते हैं दैट इज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस ओनली. जैसे हर किसी का टाइप होता है कि भाई ये वाली चीज़ क्यों करी जा रही है, तो जॉइंट वेंचर इज़ मेनली इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ देख सकते हैं, आपको उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं. रेमंड और अच्छा, तो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर बिकॉज दोनों फॉर्म्स क्या थी, अलग अलग थी. दोनों के जो मोटिव था वो लाइक जॉइंट वेंचर में क्या है, वो सेम टाइप की फर्म होनी चाहिए. यूजुअली जॉइंट वेंचर में द फर्म इज़ ऑफ यूजुअली सेम टाइप. डिफरेंट टाइप्स की हैं तो दैट इज़ नॉट जॉइंट वेंचर. अभी हम पढ़ेंगे कि वो क्या हो सकती है. सेम है तो दैट इज़ लाइक वो अलग अलग थे लेकिन दे हैव कम टुगेदर फॉर एवरी पार्ट. दे आर नॉट टुगेदर फॉर अ सिंगल टास्क. सो दैट वाज मर्जर, कि उनका मर्जर हुआ कि वो लोग एक साथ आ गए और अब हमेशा के लिए एक साथ हैं. दे आर नॉट टुगेदर फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट ओनली. लाइक जॉइंट वेंचर में क्या है, यू आर टुगेदर फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट. की फॉर एग्जाम्पल हमें एक 2 हाईवेज़ बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए. तो जो हाईवेज़ बनाने के कॉन्ट्रैक्ट हम 2 कंपनीज़ को मिले, तो जैसे ही हम हाईवेज़ बना लेंगे या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है लाइक 60-70 फ्लोर्स की या 100 फ्लोर्स तक की एक बिल्डिंग बन रही है, हमें उसके लिए 2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला. तो जैसे ही वो बिल्डिंग बंद हो जाएगी वी विल गेट सेपरेट टुगेदर और हम वो बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ वही रिसोर्सेज लेकर आएंगे साथ में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए. मेरे पास बाकी कोई और रिसोर्सेज हैं तो दैट विल ऑल्सो आई विल नॉट ब्रिंग दैट रिसोर्सेज. देन डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट में क्या था, व्हेन लाइक गवर्नमेंट इज सेलिंग देयर ओन शेयर टू दी जनरल पब्लिक, दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट. जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपने बिजनेस के शेयर्स को सेल आउट कर रही है टू दी पब्लिक बिकॉज मे बी उनसे प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है वो बिज़नेस. जैसे हमने वही पढ़ा कि भाई एलपीजी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग प्राइवेटाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था, कि गवर्नमेंट को क्या करना था, अपनी कंपनीज़ को प्राइवेट करना था बिकॉज दे वर नॉट एफिशिएंट इनफ. कि वहाँ पे वेस्टेज थी, रिसोर्सेज की वेस्टेज थी, प्रॉपरली सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता था बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ इंसेंटिव्स अमंग दी ओन पीपल बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड ओनली. कि अगर अपना फर्म है, अपना बिजनेस में कर रही हूँ तो आई विल बी हैविंग अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. वेयर एज इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई विल जस्ट सी द टाइम कि मेरा टाइम हो गया एंड आई विल लीव द ऑफिस. मेरा कोई पर्सनल मोटिव इन्वॉल्व नहीं है कि भाई अगर एक्स्ट्रा काम होगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इंसेंटिव्स पीपल आर नॉट ऑल्सो ईगर टू वर्क अप टू दैट मच लेवल. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो रही है इनकी. ठीक है. देन माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने. माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, मोर देन 51% क्या, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन कम, माइनर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इट मीन्स कि गवर्नमेंट के पास अभी भी 51% तक का शेयर खुद के पास है. माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट करिए वो माइनॉरिटी पे करिए. माइनॉरिटी इज़ लाइक लेस देन 50%, मेजॉरिटी इज़ मोर देन 50%. तो यहाँ पे मोर देन 50% गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है.
सो डिसइन्वेस्टमेंट माइनर है कि वो जो पब्लिक को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो लेस देन 49% कन्वर्ट कर रहे हैं. Majority investment, disinvestment, it means they have disinvested more than 50% of their stake, कि 50% से ज़्यादा कर दिया. And complete disinvestment, it means they have completed disinvest, like full of the 100% of the company shares is given to the general private sector. Sorry, एयर इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हुई है, मेजॉरिटी हुई है, अभी पूरी लाइक 100% नहीं हुई है. देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज वी हैव डिस्कस्ड. दैन द स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. लाइक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, अभी जो आपने एग्जाम्पल बोला गूगल और रेबन का, दैट इज स्ट्रैटेजी अलायंसेस. स्ट्रैटेजी अलायंसेस में क्या है, एनी कंपनी कैन कम टुगेदर. जॉइंट वेंचर में बिजनेस सिमिलर चाहिए था, यहाँ पे कोई भी बिजनेस आ रहा है टू बेसिकली गेन दी मार्केट शेयर, कि जो आपके लाइक पीपल है वो भी मुझे मिल जाएंगे, मेरे तो मार्केट शेयर ऑलरेडी है ही है, तो आपका मार्केट शेयर भी मुझे मिल जाएगा. सो इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन टू कंपनीज टू अंडरटेक अ म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट वाइल ईच रिटेन्स इट्स इंडिपेंडेंस. कि दो फर्म्स आ रही हैं साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए, बट दोनों अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी एग्जिस्टेंस खोएंगी नहीं, वो दोनों अपना बिजनेस कंटिन्यू अलग से भी चल रहा है. जो उनका मेजर टास्क है, दे हैव कम टुगेदर जस्ट फॉर अ न्यू टास्क. अ कंपनी में एंटर इनटू अ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट. कि अभी तक जो चीज़, जो लोग मेरे सामान नहीं खरीद रहे थे, बट एज आई एम ऑफरिंग सम न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू products, so now people will also have my market share. जिसके साथ मैं अलायंसेस कर रही हूँ उसके लोग भी मेरे पास आएंगे और मेरे नए लोग भी मेरे पास आएंगे. अ कंपनी में एंटर इनटू अ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस टू एक्सपैंड न्यू मार्केट, एनलार्ज इट्स प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन बढ़ रही है, जैसे अभी एग्जाम्पल वही हुआ कि अगर गूगल जो है वो स्पेक्स में, रेबन में चला गया तो अलग मार्केट हो गया, प्रोडक्ट्स बिल्कुल उसके डिफरेंट हो गए. Earlier they were giving more services, but now they have entered into a new product. तो गुड्स में ट्रांसफ़र हो गए, तो नई प्रोडक्ट लाइन आ रही है. और डेवलप एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, कि हाउ कैन आई शो माई लाइक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. तो उस पर आपको एक बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग एनी न्यू कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. In some cases it can involve more than two companies also. इसका एग्जाम्पल था a clothing retailer might form a strategic alliances with a single manufacturer to ensure quality and sizing. कि बेसिकली क्लोथिंग रिटेलर क्या कर रहा है, अलायंसेस बना रहा है एक पर्टिकुलर ओनर के साथ कि जो भी सामान है, जो भी गुड्स हैं वो आप मुझे हर बारी देंगे. देन टाइप्स में हमने दो पढ़े थे, इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड नॉन इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में क्या था, व्हेन वी आर बाइंग शेयर्स इन दैट कंपनी जिसके साथ हम अलायंसेस बना रहे हैं, हम उस कंपनी में कुछ ना कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं, लाइक हमें मे बी कम प्राइजेस पे मिल जाएंगे या कुछ भी ऐसा हमें बेनिफिट मिल जाएगा जिसकी वजह से हम उसके शेयर्स खरीद लेंगे. तो अब हम अगर हमारा उसके साथ एक से है तो दैट से विल बी बेटर, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी हो गई अब हमारी उनसे पहले से, बिकॉज अब हमारा उसमें कुछ ना कुछ शेयर भी है. तो एक स्टेक होल्डर्स के साथ साथ, मतलब एक इंटरेस्ट होल्डर्स के साथ साथ अब आप उसके शेयर होल्डर भी हो, तो आपका से और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपने इक्विटी में करी. एंड नॉन इक्विटी में आपने उसके कोई शेयर्स नहीं खरीदे, यू आर जस्ट पूलिंग योर रिसोर्सेज दैट आर नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग दी टास्क. मेनली ये दो ही डिफरेंस है जॉइंट वेंचर और लाइक हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में. अभी हम उसका डिफरेंस का चार्ट भी एक देखते हैं. पहले डिफरेंस देख लेते हैं, देन वी विल लाइक. जॉइंट वेंचर, न्यू लीगल एंटिटी इज क्रिएटेड. क्या हो रहा है जॉइंट वेंचर में, एक लीगल एंटिटी क्रिएट हो रही है. क्यों हो रही है, यहाँ पे लीगल एंटिटी के बारे में क्यों बात हो रही है, बिकॉज वी हैव लाइक रेड अ टर्म कि उनका एक डीड बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, इट मे बी ओरल और रिटन.
ऐसा कुछ हमने स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में नहीं पढ़ा। तो जब वो अपनी डीड बना रहे हैं तो दे आर डूइंग समथिंग लीगल। सो यहाँ के केस में क्या है, एक लीगल एंटिटी इज क्रिएटेड, पार्ट ओन्ड बाय द कंपनीज एंटरिंग द जॉइंट वेंचर, बिकॉज इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई वो 3 साल के लिए साथ में आ रहे हैं, 5 साल के साथ में आ रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए साथ में आ रहा है। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूजुअली लॉन्ग टाइम टेकिंग होते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स यूजुअली नहीं होते हैं। तो जब वो लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा। वेयर एज ये जो ब्रांड्स का कोलैबोरेशन होता है ये यूजुअली क्या होता है फॉर मैक्सिमम 2-3 मंथ्स। लाइक H&M के साथ हैरी पॉटर का भी हुआ था, तो दैट वाज लाइक फॉर जस्ट 1 to 2 months। तो इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा उनको डीड वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो हेयर नो न्यू लीगल एंटिटी इज़ क्रिएटेड, कोई न्यू लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही है। द जॉइंट वेंचर में अल्टीमेट लीड टू एन मर्जर एंड एक्विजिशन। M&A जहाँ पे भी दिख रहा है हमारा, इट मीन्स मर्जर एंड एक्विजिशन। नेक्स्ट यूनिट 2 इज़ अबाउट ऑल M&A। तो मर्जर एंड एक्विजिशन टर्म हमें याद रखनी है M&A से। सो जॉइंट वेंचर जो है इट लीड्स टू मर्जर और अमेलगमेशन ट्रांजेक्शन इफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डीम्स इट टू अ सक्सेस। कि लाइक मर्जर या एक्विजिशन कहीं ना कहीं इसमें एक ना एक चीज़ तो हो ही जाती है। वेयर एज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में रेयरली होता है कि मर्जर या अमेलगमेशन हो, उसमें चांसेस होते हैं कि ऐसा हो जाता है जॉइंट वेंचर में, बिकॉज आपका लाइफ टाइम पीरियड प्रोजेक्ट का थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो आपको लगता है कि हाँ हमारे जो रिसोर्सेज है दे आर लाइक एक्टिंग बेटर टुगेदर, अगर वो साथ में होंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हमने इसी का एग्जांपल, मैंने जब फर्स्ट क्लास में ये बात करी थी तो देन आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दैट बैंड बाजा बारात मूवी, कि उसमें उनका क्या था कि वो साथ में काम करते थे तो उन्हें अच्छे से प्रोजेक्ट्स मिलते थे, शादी वो अच्छे से करवा पाते थे। दैट वाज अ वेडिंग इवेंट प्लानर्स, तो वो अच्छे से वेडिंग्स करवा पाते थे। बट व्हेन दे हैव सेपरेटेड द रिजल्ट्स गॉट नेगेटिव, कि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे तो उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला दोबारा से कि आप फिर से साथ काम करो। तो अगर वो फिर से साथ काम करने आ रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि भाई अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो द रिजल्ट्स आर ऑलवेज बेटर। तो ये एक जनरल फीलिंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल कंपनीज को भी आ सकती है कि जो मेरे में वीकनेसेस हैं वो सामने वाले में स्ट्रेंथ्स हैं, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं मेरी वीकनेसेस है। तो टुगेदर वी आर अ गुड, वी कैन लाइक मेक अ गुड बॉन्ड। तो उस केस में वो मर्जर या एक्विजिशन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वेयर एज यहाँ पे वो रेयरली ऐसा होता है कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के बाद आप मर्जर और एक्विजिशन में आ गए, जॉइंट वेंचर के बाद उसके चांसेस हायर होते हैं। लेस कॉम्प्लेक्स MOUs, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जो एग्रीमेंट होता है दैट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम MOUs बनाते हैं कि भाई इनकेस फ्यूचर में लड़ाई ना हो तो जब डिस्कशंस हो रही होती है तो उस पर सारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट रिसोर्सेज वी ऑल आर ब्रिंगिंग, हाउ वी विल शेयर द प्रॉफिट्स, एवरीथिंग इज रिटन इन MOU, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे जो MOUs है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेयर द जर्नल टर्म्स आर आउटलाइन। जर्नल टर्म्स को क्या कर दिया जाता है, आउटलाइन कर दिया जाता है। एंड डिविडेंड्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टॉक हेल्ड। तो इसमें अब जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं या डिविडेंड्स हो रहे हैं वो उनको उसी रेशियो में शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने पहले डिसाइड करी थी एज पर दी अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन दी लाइक फर्म और द न्यू पार्टनरशिप। जितना उन्होंने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे, जितना उन्होंने उतना अपना शेयर इन्वेस्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। और कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको प्रॉपर्ली आउटलाइन कर दिया जाता है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें यूज़ होंगी। तो MOU बनाया गया। MOU कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज कम कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज सब कुछ क्लियरली मेंशन है और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हैं। इन्वॉल्व क्रिएटिंग MOUs वेयर ईच कंपनी आउटलाइंस इन डिटेल्स what knowledge sharing they are looking for as a part of the strategic alliances। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे MOUs बने, वहाँ पे MOUs बनना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम पीरियड।
यहाँ पे MOU तभी बनता है अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा ज़रूरी है जो हमें मेंशन करना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग इनटू दी स्ट्रैटेजीज, अदरवाइज इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। बिकॉज क्या हो रहा है इससे, सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए साथ में आ रहे हैं तो कुछ सेल्स उनकी इकट्ठी हो रही है, मे बी फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, उससे ज़्यादा का अलायंसेस बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए वहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती है मेंशन करने की। वेरएस जहाँ पे अगर लग रहा है कि ये अलायंसेस ज़्यादा टाइम के लिए है तो एट दैट टाइम दे कैन फॉर्म दी MOU। पार्टिसिपेंट्स कैन बी फ्रॉम completely different industries, like हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा उल्टा है। पार्टिसिपेंट्स कैन बी फ्रॉम completely different industries will come here, और यहाँ पे होगा पार्टिसिपेंट्स टेंड टू बी आइदर फ्रॉम दी सेम और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ की, या तो वो सेम है या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज से। कॉम्प्लीमेंटिंग मीन्स जो उनको कंप्लीट करे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल और सिम। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। How to form a strategic alliances? कैसे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस फॉर्म करेंगे, कैसे उन्हें बनाते हैं? सो फर्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग पोटेंशियल पार्टनर्स। पोटेंशियल पार्टनर्स को ब्रेनस्टॉर्म करना, लाइक ब्रेनस्टॉर्म मतलब थिंकिंग। तो अब मैं जब सोच रही हूँ कि मुझे किसी के साथ अलायंसेस बनाने हैं तो व्हाट आई विल थिंक, आई विल थिंक कि मुझे ऐसा कोई पर्सन मिले जिसके पास वो स्ट्रेंथ हो जो मुझे चाहिए। मे बी मुझे उस टाइम पे चाहिए कि मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाए तो जिसका मार्केट शेयर अच्छा हो, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मेरे फाइनेंसिंग अच्छी हो जाए तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिसके पास फंड्स अवेलेबल हो। तो मुझे क्या चाहिए और मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरे को अपनी वीकनेसेस देखनी है और अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। सेम ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी वो वीकनेस हो और उसकी स्ट्रेंथ हो, कि हम क्या हो जाएं, आपस में मैच हो जाएं प्रॉपर्ली। सो ब्रेनस्टॉर्म करना कि कौन मेरे पोटेंशियल पार्टनर्स हो सकते हैं। सो ऑफन यूनाइट कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कंसिडर अदर कंपनीज दैट दे हैव अ नीड फॉर योर सर्विसेज। एक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाना डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, और जो कंपनी है सामने वाली उसे ये लाइक नीड दिलवाना कि जो आपकी सर्विसेज हैं या जो उनकी वीकनेसेस है जहाँ पे आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ है, एंड जो वीकनेसेस हमारी हैं ऐसा ढूंढना कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो वो वीकनेस स्ट्रेंथ को लेके आएंगी ताकि हमारा गैप जो है वो फुलफिल हो जाए। देन सेकेंड इज आउटलाइन अलायंसेस प्रपोजल्स। लाइक जो प्रपोजल मैं बना रही हूँ सिर्फ ये नहीं है कि उसके पास मेरी स्ट्रेंथ है और मेरे पास उसकी वीकनेसेस है तो ओके, आई नीड टू आउटलाइन अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि मैं क्या एक्चुअली में करना चाहती हूँ, क्या मेरा प्रपोजल है सामने वाले के लिए, कि वाई विल दे एग्री टू कम टुगेदर, या व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू वाइल कमिंग टुगेदर। कि ठीक है हम एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपस में मैच कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन ओनली। बट हम दोनों साथ में आके करेंगे क्या, क्या हो जाएगा अगर मेरे पास वो सारी स्ट्रेंथ आ जाए और वो सारी वीकनेसेस कवर हो जाए, what will be the actual result, I need to find out that proposal. So strategic alliances must make sense for both the parties, एक पार्टी के लिए नहीं दोनों पार्टीज के लिए होंगे। दैट इज़ वाई सामने वाला भी तभी एग्री करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ समथिंग इज़ फॉर मी ऑल्सो। सो अ कंपनी दैट वांट्स टू इनिशिएट, जो कंपनी प्रपोजल को इनिशिएट करना चाहती है, लाइक वन नीड्स टू propose a plan whose financial and strategic benefits to the other company are clear. वो तभी बना पाएगी, तभी प्रपोज कर पाएगी जब उसे लग रहा है कि जो वो कह रही है वो एक्चुअली में फुलफिल, मतलब दूसरे के लिए भी सामने वाले के लिए भी फाइनेंशियल वे में या किसी भी वे में बेनिफिशियल होगा। म्यूचुअली डिटरमाइंड गोल्स, लाइक बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस शुड हैव द अपॉर्चुनिटी to provide input on what the revenue and profit targets and operational strategy will be. कि क्या हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी, जो गोल्स हैं दैट मस्ट बी म्यूचुअली
determine कि दोनों के goals fulfill होने चाहिए. And then finalize the plan. Like once you are done, both the parties have felt the need, उनको proposal समझ आया, अच्छा लगा कि हाँ भाई ठीक है, इससे दोनों का जो म्यूचुअली डिटरमाइंड गोल्स हैं वो फुल, मतलब दोनों के पास गोल सेट हो गए कि हाँ हम ये गोल्स करेंगे. पहले हमने सोचा एक आइडिया, देन हमने प्रपोज करने के लिए ये सोचा कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो ही प्रपोज करेंगे. देन व्हेन वी हैव प्रपोज वी हैव डिटरमाइन द गोल्स कि दोनों की ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है. एंड देन वी विल फाइनलाइज द प्लान. So once both the parties are on the board, the strategic alliances can be formalized with the necessary legal documents spelling out what is expected of each of them and what happens if one or other fails to live up to its side of the bargain. कि डिसाइड हो गया कि क्या चाहिए, और अगर इन केस दोनों कंपनीज, अगर दोनों में से कोई भी एक कंपनी फेल हो जाती है टू प्रोवाइड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, वो नहीं दे पाती है जितना उससे एक्सपेक्ट था, देन व्हाट विल बी दी सर्कमस्टेंसेस अंडर दैट सिचुएशन, व्हाट विल बी डू अंडर दैट सिचुएशन, ये सब वहाँ पे मेंशन होगा. सो दिस प्लान ऑल्सो एक्ट एज अ रोड मैप फॉर डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर एज अ न्यूली फॉर्म्ड अलायंसेज मूव फॉरवर्ड. सो इसकी वजह से इसी को रोड मैप को समझ के कि हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें ये चाहिए तो आगे क्या क्या होगा, वी विल डिसाइड दैट एवरीथिंग. ठीक है, क्लियर है हाउ वी विल फॉर्म दी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस. तो पहले कंपनी ढूंढते हैं, उसको प्रपोजल भेजते हैं कि वी आर वांट टू कम टुगेदर, ऐसा प्रपोजल जिसमें दोनों का बेनिफिट लग रहा हो. देन व्हेन इट एग्रीड दे कम फॉर अ म्यूचुअली डिटरमाइनिंग गोल्स, कि जहाँ पे वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि व्हाट वी विल अचीव इन रियलिटी एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ बोथ ऑफ देम. और उसके बाद फाइनलाइज द प्लान कि अगर हम इनकेस जो हमने अचीव करने की सोचा है वो, या जितना हमने उसमें अपना कैलिबर या अपना पोटेंशियल जितना देने की सोचा है, इनकेस वो नहीं दे पाते तो व्हाट विल बी दी एंड रिजल्ट, व्हाट विल बी दी कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब डिसाइड करके दे विल स्टार्ट दी अलायंसेस. नेक्स्ट फॉर्म इज कंसोलिडेशन. सुना है कभी कंसोलिडेशन फॉर्म? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स नहीं सुना? It is a combination of several business units or companies into a single larger organization. Consolidation में क्या हो रहा है कि बेसिकली दो कंपनीज हैं, एक का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, दूसरे का टर्नओवर कम है. तो वो क्या कर रही है, जिसका टर्नओवर कम है उसके सारे शेयर्स खरीद के उसको क्या कर रही है, एक सिंगल फॉर्म ऑफ एंटिटी में कन्वर्ट कर रही है. बेसिकली हम कहेंगे कि हमने तो अमैलगमेशन में भी यही पढ़ा था. तो अमैलगमेशन और इसमें फ़र्क क्या है? तो अमैलगमेशन में वो एक साथ आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो उसके शेयर्स बाय कर रही है, बट यहाँ पे क्या होता है वो मोस्टली उसके शेयर्स को बाय करती है. उसके शेयर्स में भी पब्लिक के पास थे या उनके अपने पास बाय बैक करे हुए थे उन्होंने, बट किसी तरीके से उनके शेयर्स को खरीद रही है. सो दैट इज़ कंसोलिडेशन. सब्सिडरी कंपनी काइंड ऑफ, कि इनसे फॉर्म हो सकती हैं सब्सिडरी कंपनीज. सो कंसोलिडेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल बिजनेस यूनिट्स और कंपनीज इनटू अ सिंगल लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. In most cases, the smaller entities cease to exist after being swallowed up by the acquirer. कि जैसे ही एक्वायरर ने उनको पूरा एक्वायर कर लिया तो जो दूसरी कंपनी है इट विल बी सीज टू एग्जिस्ट, बंद हो जाएगी वो, उसकी एंड अप हो जाएगा एग्जिस्टेंस. द रीजंस बिहाइंड द कंसोलिडेशन इंक्लूड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. ऐसा हो सकता है कि वी वर नॉट ऑपरेशनली एफिशिएंट, हमारे ऑपरेशंस अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, हम काम अच्छे से नहीं कर रहे थे. सो दैट इज़ वाई वी हैव like consolidated with the another big company. Eliminating competition, की जो बड़ी कंपनी थी उसको लग रहा था कि ये जो छोटा सा कंपटीशन है इसको हटा दो, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको खरीद लिया. कि जो छोटा सा कंपटीशन है जो बार बार हमें तंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अपने प्राइसेस चेंज करने पड़ रहे हैं, कुछ करना पड़ रहा है, स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी पड़ रही है नई नई, तो उसी को ही बाय अप करके उसी को ही एंड अप कर दो.
So competition will end up or eliminate. And getting access to the new markets, जो थोड़े से उनकी न्यू मार्केट्स थी, उनकी जो मार्केट्स थी उसका भी हमें शेयर मिल जाएगा. So getting access to new markets also. Consolidation can lead to a concentration of the market share and a bigger customer base. So market share तो हमारा पहले से ज़्यादा बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, कस्टमर बेस भी हमें ज़्यादा मिल रही है. कह सकते हैं बिल्कुल, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेशन. लाइक एक एग्जाम्पल है कि कंपनी 1 जो बड़ी कंपनी थी, क्योंकि हम यहाँ पे वही बात करें कि एक कंपनी बड़ी है और एक कंपनी छोटी है. सो कंपनी 1 जो लार्जर कंपनी है दोनों में से, उन्होंने डिसाइड किया कि दे वांट्स टू एक्वायर स्मॉलर राइवल. जो उनकी स्मॉलर राइवल कंपनी थी कंपनी 2, उसको एक्वायर करना है उन्हें. सो शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज अप्रूव द डील. And once the consolidation take place, both companies operate under companies 1 name and company 2 ceases to exist. ठीक है. देन द टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसोलिडेशन, किस तरीके के बिजनेस कंसोलिडेशन है. सो फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंसोलिडेशन. सो इसमें क्या है, जब भी कंपनीज कम टुगेदर कंबाइन इनटू द न्यू एंटिटी, ओरिजिनल कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है. कि यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है कि जो ओरिजिनल कंपनी है दैट सीजेस टू एग्जिस्ट, की जो उसकी एग्जिस्टेंस थी वो बंद हो रही है, कमिंग टू एन एंड. So by combining them together, they create a new larger corporation. As such, statutory consolidation is normally done through a merger. क्योंकि merger का ही जो part है amalgamation. Like merger में हमारे 2 kind of थे, हमने 2 पढ़े थे. कौन कौन से 2 पढ़े थे? Absorption and acquisition. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, absorption हो रहा है because they are like completely ending up the one of it. देन स्टैट्यूटरी मर्जर. स्टैट्यूटरी मर्जर में क्या हो रहा है, जहाँ पे वो पहले उसके जो एसेट्स हैं उसको सेल ऑफ करता है, उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर रहा है. मतलब लिक्विडेट करना मतलब सेल ऑफ करना, और उससे कैश आ रहा है उसके पास. वहाँ पे वो उसको वैसे बंद करके उसके शेयर्स खरीद के उसको कंपनी को अपने आप बंद कर रहा है कि अब कंपनी के शेयर्स ख़त्म हो गए तो कंपनी अब अपने आप ही बंद हो जाएगी. और उसको एक्वायर कर लिया कहीं ना कहीं. एक कंपनी में गया, उसके सारे शेयर्स खरीदे, उसका सब कुछ लाइक अब शेयर्स खरीदे तो उसके एसेट्स, लाइबिलिटी सब कुछ उसका अपना हो गया. एंड दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू बिजनेस. और जो पुराने वाला था एंटिटी वो बंद हो गई. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पहले उसके सारे एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड देन दैट कैश इज़ लाइक अगेन कमिंग इनटू द बिजनेस. तो यहाँ पे वो शेयर्स ना खरीद के बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसमें उसका स्टेक खरीद के उसके एसेट्स एंड ऑल को लिक्विडेट करके एंड देन जस्ट मैनेजमेंट को पार्ट अपना बना रहे हैं यहाँ पे. सो दिस काइंड ऑफ बिजनेस कंसोलिडेशन अकर्स व्हेन द एक्वायरर लिक्विडेट्स द एसेट्स ऑफ इट्स टारगेट कंपनी. वंस डन, द एक्वायरर इनकॉर्पोरेट्स और डिसमेंटलिंग द टारगेट कंपनीज ऑपरेशन. Unlike a statutory consolidation, the acquiring company keeps its operation going while the acquired entity no longer exists. कि लाइक ये चीज़ सेम ही है कि जैसे ही वो बंद हो जाएगा तो उसके अपने ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो पहले क्या कर रहे हैं, अपने एसेट्स को सेल ऑफ करके कंपनी कर रहे हैं. मैंने अभी एक लास्ट में कंबाइंड एग्जाम्पल लिखा है, वहाँ से आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी. देन स्टॉक एक्विजिशन. स्टॉक एक्विजिशन में क्या है, इंटरेस्ट्स बेसिकली.
यहाँ पे आप उनका शेयर खरीद रहे हैं, मेजॉरिटी. So this is a combination of business in which an acquiring company buys a majority share or controlling interest of the another company. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, majority शेयर खरीद रहे हैं उसका. जब हम उसका 50% से ज़्यादा का शेयर अल्टीमेटली खरीद लेंगे तो अब जो उस कंपनी में जो भी राइट्स होंगे वो किसके चलेंगे, या जो भी डिसीजन होंगे वो हमारे चलेंगे. So in order for it to be a majority share, the acquirer must buy more than 50% of the target. Both companies end up surviving. So this is a combination of the business in which an acquiring company buys a majority share or controlling interest of the another company. Like अगर उसे majority shareholder बनना है तो 50% से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तभी they have the interest in that company. Then variable interest entity. वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी में उसको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट उस कंपनी का ओन कर रहा है किसी तरीके से, कि सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे उसके पास राइट्स हैं, बट वो वहाँ पे शेयर खरीद के या उसको पैसे दे के नहीं कर रहा है, वो किसी और अंडरस्टैंडिंग की वजह से. सो व्हेन एन एक्वायरिंग एंटिटी ओन्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ कंपनी दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ majority ऑफ वोटिंग राइट. जैसे यहाँ पे majority शेयर मिल रहा था उसके पास, तो उसके कंट्रोलिंग राइट्स आ रहे थे. यहाँ पे राइट्स आ रहे हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ रहा है, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द majority शेयर इन दैट कंपनी. It is referred to as variable interest entity, and these entities are normally established at special purpose vehicles. Special purpose vehicles बोला जाता है इन्हें, कि यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रहेगा, बट दैट इंटरेस्ट वाज नॉट ड्यू टू दी मनी. एक्वायर कर रहे हैं उसे, उसका शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं यहाँ पे. जैसे पहले वाले में उसके शेयर्स खरीद रहे थे, यहाँ पे उसके शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ हमें कंट्रोलिंग राइट्स मिल रहे हैं ड्यू टू एनी अदर रीज़न. ठीक है. अगर हम वैसे मतलब जैसे आपको एग्जांपल्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बट इसके एग्जांपल्स भी ना यूजुअली सारे फॉरेनर्स एग्जांपल है. मतलब ये होता है कि उससे मैंने एक बार, जैसे आपने मुझे लास्ट क्लास में भी एक अपना ओपिनियन शेयर किया कि यू नीड एग्जांपल्स, और मैंने देखे भी. तो जैसे अभी एक में मैंने डेल का एग्जाम्पल देखा, तो डेल हमने सुनी हुई कंपनी है. सो आई हैव एडेड दैट एग्जाम्पल इन मैनेजमेंट बाय आउट अभी नेक्स्ट टॉपिक में. बट यूजुअली यहाँ क्या होता है कि कंपनीज ये सारी फॉरेनर्स कंपनीज़ है, फॉरेन की कंपनीज अब्रॉड की हैं. इंडिया में बहुत मर्जर्स वगैरह होते हैं, बट ये सारी कंसोलिडेशन वगैरह ये बहुत रेयर है. तो इसीलिए वो एग्जांपल्स हमें पढ़ के भी समझ नहीं आएंगे, तो दैट इज़ व्हाई आई हैवंट एडेड इट. बट एक्चुअली में वी विल डू सम केस स्टडीज़ जहाँ पे हम इन्हीं इस जो यूनिट की है इसमें मैं आपको एक अभी असाइनमेंट दूंगी, दैट आई विल सेंड इन दी टू लाइक योर मैंने किसी की ईमेल आईडी ली थी, मैं उस पर वो असाइनमेंट भेजूँगी, एंड देन वी विल डिस्कस दैट केस स्टडीज़ अगर आपको उसके सॉल्यूशन नहीं मिलते. इन दैट एग्जाम्पल्स मैं केस स्टडीज़ की फॉर्म में आई विल पुट दैट एग्जाम्पल्स. साथ में मैं आपसे पूछूंगी कि आउट ऑफ दिस व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी आर दे फॉर्मिंग टुगेदर, एंड देन उसको क्लास में डिस्कस करेंगे. जो नहीं समझ आएगा देन तो उसके बेसिस पे आपको जब सब पढ़ लोगे, आप सारे काइंड ऑफ पढ़ लोगे, फिर जब समझ आ रहा है कि इसमें इनकी ये चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, या ये इसको ऐसे एक्वायर कर रहा है, या ये उसमें शेयर्स खरीद रहा है, तो कौन सा काइंड ऑफ एंटिटी आर दे फॉर्मिंग, तो वो ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है. सॉरी, थोड़ा सा तेज़ बोलो. दैट कैन बी कंसोलिडेशन और इट कैन बी लाइक मैल अब्जॉर्प्शन. दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेशन? कट कॉस्ट, boost revenue and get better terms from suppliers. कॉस्ट कम हो रही है बिकॉज दे आर डूइंग इंस्टेड ऑफ टू बिजनेसेस नाउ दे आर डूइंग वन कंबाइंड बिजनेस.
तो बड़ा बिजनेस था पर पहले से भी और ज़्यादा बड़ा हो गया, बट इतने ज़्यादा उनको अब नए रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी सी कॉस्ट हर चीज़ में कम हो जाती है, कुछ लोग हमें कम हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ कम रखने पड़ेंगे, सो कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो रही है। न्यू मार्केट शेयर मिल रहा है तो उसकी वजह से रिवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज वी हैव डूइंग समथिंग बिग, तो रिवेन्यू हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और सप्लायर्स से जब हम ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं पहले से, बिकॉज कॉम्पिटिटर का भी अब हम ही ख़रीद रहे हैं, जो हमारी एक स्मॉल कॉम्पिटिटर कंपनी थी पहले वो भी किसी ना किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदती थी, बट नाउ वी आर ऑल्सो बाइंग फ्रॉम देम। सो अब क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमें सब कुछ बेटर मिल रहा है, उससे भी सप्लायर से भी टर्म्स एंड कंडीशंस बेटर हो रही है, बिकॉज जिससे पहले हम कम बिजनेस करते थे अब उससे और ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज उसका और सामान खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली जिसका जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे वो उतना ज़्यादा हमसे बेटर रिलेशंस बनाएगा। ईजी एक्सेस टू फाइनेंसिंग, लाइक बहुत ईजी एक्सेस है कि हमें कैसे पैसे ईजिली मिल सकते हैं और ज़्यादा आसानी से, तो इट इज़ अ ईजियर एक्सेस टू चीपर फाइनेंसिंग, बिकॉज बाकी सब फाइनेंसिंग में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या अगर प्राइवेट इक्विटी से हम पैसे कर रहे हैं तो भी हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे दिस इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं। लार्जर मार्केट शेयर पहले से बढ़ रहा है, नाउ न्यू कस्टमर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज़ हो रही है, जो रीच है हमारी दैट इज़ जियोग्राफिकल रीच नाउ, कि बिकॉज जो एरियाज़ हैं हम और भी नए एरियाज़ में जा रहे हैं, एंड कस्टमर बेस, कस्टमर्स की जो बेस है वो बढ़ रही है बिकॉज नए कस्टमर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन दी फर्म्स। कोई दो फर्म्स आई साथ में, लेकिन उन दोनों में क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू सम डिफरेंट कल्चर्स। एक फर्म इंडिया की है और एक फर्म कहीं बाहर की, दूसरी अमेरिका की है, तो दोनों के लोगों की माइंडसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं। सो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उनमें लड़ाई वगैरह हो सकती है, बिजनेस प्रॉपर्ली मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। इंक्रीज़ इन डेट लोड, डेट का लोड बढ़ सकता है, बिकॉज हमने अगर कोई कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए पैसा फाइनेंस किया था, लोन लिया था, तो जो डेट है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। Redundancies in the workforce often leads to layoffs and unemployment, because we are coming together, so बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से जॉब्स जा सकती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मर्जिंग एन ओल्डर इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी कंपनी है, दे आर मर्जिंग टुगेदर विद अ स्मॉल स्टार्टअप कंपनी, तो इसकी वजह से क्या होगा, उन्हें ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स सब कुछ है, लेकिन क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज ओल्डर फर्म्स मैनेजमेंट में फील मोर कंफर्टेबल विथ स्ट्रिक्ट कॉरपोरेट हायरार्कीज, कि उनका जो अभी तक स्ट्रिक्ट कॉरपोरेट हायरार्की था वो वही फॉलो कर रहे थे, वेयर एज जब नया स्मॉल स्टार्टअप आया तो स्मॉल स्टार्टअप को इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं थी, इतना अथॉरिटेटिव नेचर में वो नहीं था, क्योंकि अभी छोटा सा स्टार्टअप था, तो स्टार्टअप में बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी जिनको इम्पोर्टेंस मिली होती है। अब अगर आप एक कंपनी में स्टार्टअप से ही बिल्कुल उसके स्टार्टिंग से ही एम्प्लॉय हो, बट स्टिल आपने बहुत कुछ मैनेजमेंट के साथ काम करा है, तो आप क्या होता है, मैनेजमेंट के बाद क्लोज रहते हो। जो लोग भी अगर एक कंपनी के स्टार्टअप में 10-12 लोग अगर हैं, तो वो ऑलमोस्ट सब क्या रहते हैं, आपस में क्लोज, कि भाई सब एक दूसरे की बात मान लेते हैं, इतना ज़्यादा वो हायरार्की पे फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आप एज ए सिंगल हैंडेडली आप भी एक बिज़नेस को ओन कर रहे हो, तो आप भी चाहोगे क्योंकि आपको भी उनसे हेल्प चाहिए, उनसे डिसीजन मेकिंग चाहिए, जो आपके नए लोग साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ है, बट यू एग्री टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस बिकॉज यू हैव अ वेरी स्मॉल सेटअप। तो अगर अब वो दोनों फर्म्स बढ़ रही हैं, तो जो पुरानी कंपनी थी उसका क्या था, उनका स्ट्रिक्ट था कि भाई हम ऐसी हायरार्कीज़ फॉलो करते ही करते हैं कि हमारा ये बॉस है, उनका एक ले ऑफ पहले से ही चल रहा है, वेरेज हम यहाँ नए आए, हमारे में ये बॉस वगैरह वाली हायरार्की नहीं है, तो हम दोनों अगर अब साथ में कंसोलिडेट कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़, कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट फॉर्म इज मैनेजमेंट बाय आउट। मैनेजमेंट बाय आउट, बाय आउट का मतलब क्या समझ आ रहा है,
क्या मतलब? उन सबको खरीद लिया? उन सब ने कंपनी खरीद ली, दैट इज मैनेजमेंट बायआउट। सीईओज या कोई भी टॉप पोजीशन के लोग थे जो कंपनी को मैनेज कर रहे थे बहुत अच्छे से, क्योंकि कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि ओनर का से बहुत ज़्यादा हमेशा रहेगा। ओनर इज़ नॉट एक्चुअली ऑलवेज अ मैनेजर इन द कंपनी। समटाइम्स इट कैन बी अ मैनेजर इन द कंपनी बट नॉट ऑलवेज। सो जब वो मैनेज नहीं कर रहा, कोई मैनेजमेंट की टीम थी जो बहुत अच्छे से दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, बट अब क्या हुआ, उन्हें ऐसा लग रहा है ओनर को कि उसको पैसे की ज़रूरत है या वो कहीं और अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, कुछ भी ऐसा रीज़न आया कि क्या हुआ, उसे कंपनी से बाहर जाना है, उसे पैसे चाहिए किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, या बहुत सारी बार ऐसा होता है कि भाई हमारे बच्चे बाहर सेटल हो गए तो अब हम भी बाहर सेटल हो रहे हैं, तो यहाँ से अपना सब कुछ बेच के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस बंद करना चाहता है। तो जो उसमें मैनेजमेंट में कोर लोग हैं, जो भी कोर लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि हमें तो पहले ही बिज़नेस की बहुत अच्छी नॉलेज है और बिज़नेस बंद हो गया तो हमारी सबकी जॉब्स चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सम ऑफ मैनेजमेंट हैव टेकन अ डिसीजन, मे बी अ सिंगल पर्सन इन द मैनेजमेंट ऑफ डिसीजंस, like in the management, they have taken the decision to buy out that firm, कि जो मैनेजमेंट के ही लोग थे उन्होंने ही क्या करा, अपनी फर्म को खरीद लिया। इसी का एक एग्जाम्पल था, माइकल डेल ने एक कंपनी लेके आया था, लाइक वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट बायआउट्स इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी डेल। Like in 2013, founder Michael Dell and a private equity firm, Silver Lake Partners, paid shareholders $25 billion as a part of management buyout. Dell took the company private so he could exert more control over the direction of the company. The company went public again in December 2018 and the shares were again traded in the New York Stock Exchange. क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए फर्म में, तो उसने क्या किया, शेयर होल्डर्स को 25 बिलियन रुपीज़ दिए ताकि ये जो कंपनी है वो सारे के सारे शेयर्स मेरे हो जाए और कंपनी मोर ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बन जाए इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। बट बाद में फिर जैसे जैसे बिजनेस रेज हुआ, उन्हें फिर से पैसे की डिमांड बढ़ने लगी, तो अब देन बाय अगेन व्हेन दे नीड मनी, व्हाट दे हैव डन, दे हैव अगेन सेल दी listed the company into the public sector and sell their shares. ठीक है? So management buyout is a corporate finance transactions where the management team of an operating company acquires the business by borrowing money to buy out the current owner. क्या किया, मैनेजमेंट टीम ने ऑपरेटिंग कंपनी के बिजनेस को एक्वायर किया, मैनेजमेंट टीम ने, बिकॉज उनको लगता था कि बिज़नेस पहले ही हमारी वजह से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर अब ये बिज़नेस बंद होगा तो हमारे लिए बहुत लॉसेस वाली सिचुएशन है, तो हम इसको बंद ना करके किसी तरीके से इसको खरीद लें। इसी में ही एन एमबीओ ट्रांजेक्शन इज अ टाइप ऑफ लीवरेज्ड बायआउट। लाइक पहले हम एक बार लीवरेज बायआउट पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ दैट। लीवरेज्ड बायआउट, कंपनी अभी भी कहीं ना कहीं मतलब मैनेजमेंट अभी भी खरीद रही है फर्म को, लेकिन लीवरेज्ड में क्या होता है कि वो लोन लेके खरीद रही है स्पेसिफिक, कि कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेके वो बिज़नेस खरीद रही है, बिकॉज इतने सारे पैसे ओनर के जो हमें देने हैं, इतने सारे पैसे, दैट मस्ट नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट विद द एम्प्लॉयज़, कि हम काम तो कर लेंगे बट हमें पैसा तो चाहिए जो हम ओनर को देंगे, बिकॉज ओनर इज सेलिंग देयर बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट मनी ओनली। तो अगर हमें उसे मनी देनी है तो फॉर दैट व्हाट वी नीड सम money, so we take the debt. So in corporate financing, a leveraged buyout is a transaction where a company is acquired using debt as the main source of consideration. कंपनी खरीद रहे हैं बट मेन सोर्स क्या है, debt. Those transactions typically occurs when a private equity firm borrows as much as they can from a variety of lenders. They are
मतलब ऐसा जितना पॉसिबल है वो उतना डेट लेने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे 70 to 80% उन्होंने क्या ले रखा है, डेट ही ले रखा है। 70 to 80% ऑफ द परचेज प्राइस दे हैव टेकन दी डेट, मैक्सिमम जितना मिल जाए उतना वो डेट ले रहे हैं। एंड फंड्स द बैलेंस विद देयर ओन इक्विटी, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो वो अपने बैलेंस करेंगे। तो मैनेजमेंट बाय आउट इसी का ही पार्ट है कि मैनेजमेंट बाय आउट में ज़रूरी नहीं है कि वो लोन लें या कुछ और करें, बट मैनेजमेंट मतलब लाइक कौन सा था, लीवरेज्ड बाय आउट में इट इज़ नेसेसरी कि वो लोन ही लेंगे, उनके पास अपने पैसे नहीं। सो an MBO transaction is a type of leveraged buyout and can sometimes be referred to as a leveraged management buyout. In an MBO transaction, the management team believes they can use their expertise to grow the business. जब मैनेजमेंट को लग रहा है, मैनेजमेंट को ये बिलीव है कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा बिज़नेस के ऑपरेशंस को, एंड एक रिटर्न जनरेट कर देगा उनकी इन्वेस्टमेंट पे कि उनके पास इतना कैपेबिलिटीज़ हैं काम करने के बाद, तो ये उनके रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो विद ऑल दैट बिलीव व्हाट दे आर डूइंग, दे आर परचेजिंग दैट बिजनेस। नाउ रीजन्स फॉर एन MBO, व्हाट कैन बी द रीजन्स ऑफ एन MBO? फर्स्ट इज गेनिंग कंट्रोल, कंट्रोल गेन करना है। अगर हमें लग रहा है कि हम अभी तक काम कर रहे हैं बट वी डोंट हैव एनी डिसीजन राइट्स, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी हम कंट्रोल लाइक उसको बिजनेस को खरीद सकते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट मे नॉट एग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, ये जो उनको शेयर होल्डर्स की तरफ से डायरेक्शंस मिल रही थी या जो भी उनको जिस तरीके से बिजनेस करने के लिए कहा जा रहा था, दे मे नॉट बी एग्री विद दैट स्टाइल. So by executing an MBO, they feel as though they have more control over it, which leads to more success to the business. तो उन्हें लग रहा है कि अगर हम अपनी मर्जी से बिजनेस चलाएंगे तो we will get a more success in that particular unit. Then financial gain, कि we are working so much, we are like doing everything, but हमें अपना उतना financial gain नहीं मिल पा रहा है, तो उस situation में we will opt for a buyout situation. Like members of the management team may not feel as though they aren't getting the full financial benefit just by managing the company. तो अगर हम उस कंपनी के मैनेज कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है, उतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, बट इफ़ वी विल एक्वायर दैट कंपनी द रिजल्ट्स विल बी मोर बेनिफिशियल. हमें जो पैसे मिलेंगे उस टाइम पे ज़्यादा शेयर मुझे मिल जाएगा मेरे प्रॉफिट्स का. दे हैव द एक्सपर्टीज़, कि मैनेजमेंट को पता है कि लाइक ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कंट्रोल हमें चाहिए बिजनेस का, बिकॉज जैसे मैनेजमेंट हमें कंट्रोल दे रही है उससे हम प्रॉपरली अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं. जो हमारी गट फीलिंग है कि ये सही रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज कंट्रोल हमारा नहीं है. तो हमें कंट्रोल चाहिए. सेकेंड, हम इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल गेन जो है वो मैनेजमेंट ले जाती है, एक्चुअल शेयर होल्डर्स ले जाते हैं, तो हमें उसमें भी कुछ नहीं मिल पा रहा है. तो मुझे अगर वो फाइनेंशियल गेन चाहिए देन ओनली आई नीड. और अब मुझे लग रहा है मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास नॉलेज अच्छी ज़्यादा है, तो मैनेजमेंट में फील दो दी ऑनर्स डजेंट हैव दी नॉलेज और एबिलिटी टू लीड दी कंपनी. उन्हें लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है उसके पास वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो ये कंपनी को चला सकती है. कि मैंने अभी जैसे हमने बात करते हैं कि भाई लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए जॉब वगैरह के लिए, बट कुछ लोग उस पर फोकस नहीं करते कि कोई बात नहीं, हमारा तो पापा का बिज़नेस है, हम वही संभालेंगे. अब आप पापा का बिज़नेस संभाल रहे हो, लेकिन क्या हो गया, पापा का बिज़नेस है इसलिए हंसी आ रही है. तो पापा का बिज़नेस है हमारे पास, बट स्टिल हमारे पास एक अपना कॉन्फिडेंस तो हो कि अगर मुझे चलो ठीक है जॉब नहीं करनी, बट मुझे किसी ना किसी को हायर तो करना है. तो अगर आप भी कहीं जाओगे इंटरव्यू देने, तो अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको इंटरव्यू लेता हुआ ही अच्छा सा नहीं लग रहा, तो योर ओपिनियन विल बी इसको बड़ा कुछ आता है. ऐसा हम बोल देंगे कि इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता है, कि हमसे क्या पूछ रहा था, मैं उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कुछ पता ही नहीं है. ये लाइन्स हम बहुत ईजिली कह देंगे. तो यही सेम चीज़ कि यहाँ पे भी उनको यही लग रहा है कि मैनेजमेंट को तो कुछ नहीं आता है, उनकी वो एबिलिटी है ही नहीं. सो दैट इज़ वाई कि
हमारे पास जो एजुकेशनल या वर्क एक्सपीरियंस है वो सब उस कंपनी के पास नहीं है. सो वी नीड टू टेक ओवर दैट बिजनेस सो दैट आवर रिजल्ट्स विल बी बेटर. ओके, फिर अब ये टॉपिक 2-3 मिनट बात करते हैं. ओके, सो वी हैव लाइक स्टडिंग अबाउट द मैनेजमेंट बायआउट. सब हम मैनेजमेंट बायआउट ने, जब मैनेजमेंट ने खरीदना है बिजनेस, सो दे नीड टू पे टू देम. सो व्हाट आर द फाइनेंसिंग ऑप्शंस, हाउ कैन दे पे टू द फर्म? फर्स्ट इज डेट. नॉर्मली मैनेजमेंट कैसे डेट ले रही है, बैंक्स के पास गई, बैंक से लोन लिया. सो मैनेजमेंट नॉर्मली टर्न्स टू बैंक्स एंड अदर लेंडर्स टू सिक्योर फाइनेंसिंग. Bank leads to consider MBOs to be fairly risky ventures, so they may not fund part or all of the management's requests. बैंक को ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो इतने अच्छे से काम में भी ना संभाल पाए, तो इट इज़ अ रिस्की वेंचर. कि पहले उनके पास देखने के लिए एक ओनर था, जो ओनर उनको सब कुछ देख के गाइड कर रहा था, तो मैनेजमेंट को एक ऐसा लग सकता है कि भाई सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी कैपेबिलिटी से ही सब कुछ हो रहा है. बट एक्चुअली में जो वो डायरेक्शन मिल रही थी वो डायरेक्शन अब ख़त्म हो जाएगी अगर ओनर नहीं है, तो मे बी इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्की वेंचर. सो दे डोंट बिलीव दैट मच. सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बैंक उनको वो लोन नहीं दे रहे हैं, उनकी वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर रहा है बैंक सारी की सारी कि आपको सारा पैसा दे दे. समटाइम्स दिस कैन हैपन. So it means that buyers may have to look for primary funding elsewhere before they turn to a lender to cover any shortfalls. तो उन्हें कोई और ढूंढना पड़ता है वे पैसे कॉप करने के लिए. Second way is private equity. These firms are usually receptive to finance MBOs if the bank refuse. बैंक ने अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो वो कहाँ जाते हैं? प्राइवेट इक्विटीज़ के पास जाते हैं. लाइक प्राइवेट इक्विटीज़ क्या करती हैं? शेयर खरीदती है और उसके शेयर के बदले उनको पैसे देती हैं. ये जो बिज़नेस है उसमें एक अपनी ओनर, लाइक न्यू ओनर एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है उस बिज़नेस में. वो सिर्फ लेकिन पैसे की टर्म्स में आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट की ओनर की टर्म में नहीं आ रहा है. So one thing to keep in mind is that these firms often expect to get a share of the companies even though they have loaning the money to the management. Still they expect to get the share. Other types like इसमें mezzanine financing होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ 12 to 20%. इसमें ये होता है कि आप लोन को अकॉर्डिंग टू द बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस कभी भी रीपे कर सकते हो. इसके रीपेइंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई इट स्पेशली फॉर द बिजनेस लोन्स ओनली. लाइक एक फिक्स्ड EMI नहीं है, रीपेमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप जब चाहो जितना पैसा चाहो आप रीपे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट्स एंड कंडीशंस. बट इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 12 to 20%, whereas normal interest rate is 6 to 8% या मैक्सिमम 10%. तो यहाँ पे वो डबल हो जाता है. So there are some other ways of financing that are used by the management include owner financing, which is funded directly through the seller who is repaid. ओनर खुद से ही फाइनेंस कर रहा है कि जिसको पैसे देने हैं वही फाइनेंस कर रहा है. अब आप उसको हर महीने हर EMI के अकॉर्डिंग पे कर सकते हो, जैसे भी आप उसको रीपे कर रहे हो. तो लेकिन पैसे कौन दे रहा है? ओनर ही पैसे दे रहा है आपको कि मुझे ये लो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसके बदले तुम मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहना, बट एक बारी के लिए फिक्स हो जाएगा कि ये चीज़ तुम्हारी. क्लियर है? ओनर फाइनेंसिंग समझ आया कि भाई उसने अभी पैसे बिजनेस जितने पे जा रहा था दे दिए, बाद में इंटरेस्ट के साथ उससे पैसे लेता रहेगा. और मेज़नाइन फाइनेंसिंग जहाँ पे अभी मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्व होती है और दे कैन रीपे अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है. देन पर्सनल फाइनेंसिंग में क्या है? उसके पास खुद का पैसा जितना है कि एटलीस्ट उनके पास एक कुछ ना कुछ, मैनेजमेंट के पास कुछ फिक्स अमाउंट होगा कि उन्होंने इतने साल से कुछ सेविंग्स करी होंगी, तो अगर वो अपनी सेविंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज़ पर्सनल फाइनेंसिंग. So managers may use their own personal finances such as savings to buy the company. This is usually the case where management are personally very wealthy
और दे हैव एनी एक्सेस टू द कैपिटल, कि वो खुद अमीर है तभी वो कंपनी खरीद पाएंगे। What can be the advantage of management buyout? The advantage is कि जो बिग फाइनेंसर या हेज फंड्स करते हैं, फंड्स को हेज करते हैं कि लाइक खरीद लिया और बाद में जब प्राइसेस महंगे हो रहे हैं तो बेच दिया, या सिर्फ एक हेज में हम सिर्फ एक लाइक कुछ पार्ट खरीदते हैं कि अगर महंगा हुआ तो बेच देंगे पूरे अमाउंट पे, नहीं तो वो सिर्फ हेजिंग की फ़ीस पे करके बाहर निकल आएंगे। दैट इज़ हेजिंग, कि अगर हमें लग रहा होता है कि मार्केट अप या डाउन हो सकता है तो हम अपनी पोजीशन हेज करते हैं, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि इन केस इसका बेनिफिट हुआ तो पूरे शेयर के प्राइस दे के पूरा खरीद लेंगे, अगर प्राइस बढ़ गया और फिर बेच के बेनिफिट उठा लेंगे। इन केस कम हुआ तो वो हेजिंग की जितना फ़ीस पे कर रखी है वही दे के बाहर निकल जाएंगे, तो इस केस में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो ये हेज फंड्स हैं या बिग फाइनेंसर्स हैं, दे व्यू मैनेजमेंट फाइंड आउट फेवरेबली एज इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। तो उनको लगता है कि जितने भी जिनके पास पैसे हैं या हेज फंड्स हैं, तो उनको लगता है कि मैनेजमेंट बाय आउट्स आर फेवरेबल बिकॉज उनके पास नई इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, एंड दे टिपिकली पुश फॉर द कंपनी टू बिकम प्राइवेट इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस आउट ऑफ द पब्लिक व्यू। तो इस केस में जब वो कंपनी सेल कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट बाय आउट पे वो खरीद रहे होते हैं, तो वो उनको ये भी साथ में पुश करते हैं कि आप अगर हेज फंड्स वगैरह वाले या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं तो वो कहते हैं कि पैसा हम पूरा का पूरा आपको दे देंगे, बट आप अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी से हटा के प्राइवेट कंपनी कर लो, क्योंकि हमने जैसे अभी डेल में भी देखा, डेल ने भी क्या किया था, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया था खुद को। वाई? बिकॉज अब आपको जो प्रॉफिट है वो आपका ही होगा, आपका हाई प्रॉफिट हो जाएगा, आपको उस प्रॉफिट को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा अमंग द स्मॉल पब्लिक, जनरल पब्लिक जिन्होंने आपके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको उनको डिविडेंड देना ही नहीं पड़ेगा, सारा का सारा प्रॉफिट आपका रहेगा, और पब्लिक भी आपकी कंपनी में फिर इतना ज़्यादा नज़र नहीं रखेगी कि आप क्या अर्न कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपके शेयर्स ही लिस्टेड नहीं है। जब आपके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, किसी को आपके शेयर्स खरीदने ही नहीं है, तो वो आपकी कंपनीज में इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। सो दे हैव इनकरेज टू इवेंचुअली गो पब्लिक एट अ सब्सटेंशियली हायर वैल्यूएशन। जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी कंपनी की, जब आपके शेयर्स महंगे हो जाएंगे, तब दोबारा पब्लिक में जाना, जैसे डेल बाद में दोबारा पब्लिक में गया। If an MBO is supported by a private equity fund, it is probable that the fund will offer an affordable cost for the asset given the presence of a committed management team. तो अगर प्राइवेट इक्विटी के लिए जाता भी है तो उनको भी बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं कंपनी को, बिकॉज उनको ये बिलीव होता है कि उसका रिटर्न जो है अगर अच्छा आएगा अगर मैनेजमेंट टीम कमिटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम इतनी कमिटेड है तभी वो ये बिज़नेस खरीद रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे गेट अ गुड वैल्यू। और सेकंड, पहले वाले केस में यही था कि मतलब उसकी वजह से उनको बाद में जब वो पहले अपने आप को पब्लिक किया, अब इसमें एक ये चीज़ भी थी मैनेजमेंट बाय आउट में, जब हमने कहा वो अपनी कंपनी को क्या कर रहे थे, पब्लिक, पहले पब्लिक थी उसको प्राइवेट करने की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है, एक कंपनी खुद ही अपने बारे में ही कोई ना कोई अफवाह फैला देती है। सुना है हमने कि ऐसा हो जाता है कि वो खुद ही अपने बारे में कोई ना कोई ऐसे बात बता रही है जो नुकसान वाली बात है। इससे क्या होगा, कंपनी के शेयर प्राइसेस एकदम कम हो जाएंगे। अब ये जो ओनर्स आए बीच में वो शेयर्स को ख़रीद लेंगे कम प्राइसेस पे, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेक खरीद के उसको फिर से प्राइवेट कंपनी कर ले, क्योंकि उसके शेयर्स क्या हो गए, उसके पास वापस आ गए। सो ये स्ट्रैटेजी ये फॉलो करते हैं कि लोग फटाफट खुद ही अपने बारे में अफवाह फैलाई, आपके शेयर्स के प्राइस कम हो गए, लोगों ने आपकी वो बात सुन के कम प्राइस पे ही बेच दिए, और उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट बेटर हो गए। देन नाउ डिसएडवांटेज, लाइक नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है, लाइक ओनरशिप से उनको बेनिफिट मिल रहा है, ग्रुप को, जो मैनेजमेंट ग्रुप है उसको ओनरशिप से बेनिफिट मिल रहा है, स्टेटस भी उनका एम्प्लॉयज़ टू ओनर शिफ्ट हो गया है, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, अब मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अर्लियर दे वर दी मैनेजमेंट बट नाउ दे आर दी ओनर्स। तो वो जो एक गाइडेंस, वो जो एक माइंडसेट आपका एज अ ओनर होना चाहिए। अब एज अ मैनेजमेंट तो आप कहोगे
कि प्रॉफिट आया तो हमने प्रॉफिट अर्न किया तो हमें प्रॉफिट का कुछ शेयर तो मिलना चाहिए, छुट्टियाँ ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमारी लीव पॉलिसी के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग माइंडसेट बहुत अलग होगा अगर हम एम्प्लॉय हैं तो। और अगर हम एम्प्लॉयर हैं, हम ओनर हैं, तो हमारे लिए हम हर चीज़ को पैसे के वे से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मुझे लग रहा है कि मैं अगर आज एक दिन अपने पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दूँ कि मैं उनका सैटरडे बढ़ा दूँ, छुट्टी कर दूँ, अगर सैटरडे मैं ऑफ़ नहीं रखती, या मैं कोई दिवाली आ रही है, कुछ आ रही है, तो मैं हर दिन के हिसाब से ये सोचूंगी कि अगर मैंने किसी को छुट्टी दी और वो एक दिन में मेरे लिए उसकी सैलरी 3,000 रुपये जा रही है और मेरे पास ऐसे 100 एम्प्लॉयज़ है, तो ऑन एन एवरेज मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान है एक दिन में। एज अ ओनर मैं ये माइंडसेट से सोचूंगी, वेयर एज एन एम्प्लॉयर मैं सोचूंगी एक दिन की छुट्टी दे देंगे तो क्या ही चला जाएगा। सो वी नीड टू चेंज दैट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू अ एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू इन विच मैनी ऑफ देम गेट फेल्स, कि वो उस माइंडसेट पे नहीं आ पाते हैं तो वो फेल हो जाएंगे इन दैट सिनेरियो। सो नॉट एवरी मैनेजर विल बी एबल टू चेंज दिस, टू मेक दिस चेंज successful. In an MBO, the seller could not get the ideal selling price for the item for the sale. If the current management group is serious about placing a bid for the assets or activities up for the sales, then the managers may have a conflict for interest. कि अगर जब वो सेल कर रहे हैं उस टाइम पे अगर वो उनको फेयर वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। बिकॉज जब आप बेच रहे हो तो आपको लग रहा है कि महंगा बिकना चाहिए और आपको मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई हमें कहीं ना कहीं तो कुछ एसेट्स तो सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर दें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस हैं दो। पहला क्या था कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते हैं जिससे मैनेजमेंट सोच रही है, बिकॉज वी आर अर्लियर द मैनेजर्स एंड नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू एंटरप्रेन्योरियल्स, तो वी डोंट हैव एनी गाइडेंस नाउ, हमें खुद से वो चीज़ करनी है, तो मे बी वी विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट टर्म्स ओनली। और अगर हम दोनों के प्राइजेस मैच नहीं कर रहे हैं तो लड़ाई हो सकती है। देन लीवरेज बाय आउट हमने पढ़ लिया, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेट को ही अपना मेन सोर्स मान के बिजनेस खरीद रहे हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ लीवरेज बाय आउट, एन एग्जीक्यूटेड एलबीओ माइट बी एडवांटेजेस टू बोथ द सेलर्स एंड द बायर्स, सेलर और बायर दोनों को फ़ायदा हो सकता है इससे। क्या है, बिकॉज दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी टू परचेज द टारगेट कंपनी, बायर्स वैल्यू एलबीओज, बिकॉज उनको क्या है, एज अ बायर जब मैं बाय कर रहा हूँ मैंने क्या करा, लोन ले लिया, तो जब मैंने लोन लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं थी टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टिंग। सो बिकॉज दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी टू परचेज द टारगेट कंपनी, बायर्स वैल्यू एलबीओज, लीवरेज्ड बाय आउट, द रेट ऑफ रिटर्न इज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड बाय दिस. Deals are sometimes very profitable because the company needs little down payments to move forward. Then LBOs frequently result in the target company receiving good profits upon selling the company. They might receive less for the company when they were forced to accept an offer of the cash in the absence of finance. कि अगर आप अब कंपनी को बेच रहे हो और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैश का ही पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता तो आपके पास जितना कैश होता आप उस सामने वाले को उतना ही फोर्स करते कि भैया आप प्लीज़ इतना ही ले लो, मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं है। वेयर एज फाइनेंसिंग में वो फोर्सेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब आप फाइनेंस कर रहे हो तो आप 10 लाख की जगह 12 लाख भी फाइनेंस कर लोगे। वेयर एज जब अगर हम कैश दे रहे हैं तो, और कैश देख के सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि चलो अभी जितना मिल रहा है एक बारी के लिए ले लेते हैं। तो जब वो कैश का ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फाइनेंसिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जो सेलर है उसको भी अच्छा रेट मिल जाता है। However, financing can cover the difference between the seller's required investment and what the current price demands. तो because of the financing वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस कवर हो जाता है। Then the next topic is buyback of security. This is the last form जो हम पढ़ रहे हैं, and this is the last topic of Unit 1. I'll give an assignment maximum by tomorrow. So आप लोगों को नेक्स्ट संडे तक करके रखना है, ठीक है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ में हम कैसे बायबैक कर रहे हैं, हम अपनी वर्ड तो सुना ही है ये वाला, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ कंपनी अकाउंट्स में हमने बहुत बार पढ़ा होगा।
जब हम अपने ही शेयर्स को वापस खरीद रहे हैं। सुना है? क्या कर रहे हैं हम? अपने ही कंपनी के शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। सो रीपरचेजिंग द शेयर्स, रीपरचेजिंग मीन्स जो चीज़ पहले ही परचेज कर चुके थे अब उसको रीपरचेज कर रहे हैं बिकॉज हमने उसको सेल कर दिया था। सो रीपरचेजिंग शेयर्स ऑफन नोन एज buyback and is a crucial restructuring tactic in which the firms buy back its own firm investors in order to either boost its value or remove any potential concerns from the shareholders seeking to acquire a controlling position। मैं क्यों खरीद रही हूँ? या तो मुझे लग रहा है कि मैं उसको खरीद लूँ। ये वाले केस में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है जैसे अभी हमने वही पढ़ा था इससे पहले वाले में भी कि वो अपनी कंपनी को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो खुद ही अपनी कंपनी के बारे में एक अफवाह फैला रहे हैं जिससे क्या होगा, उसकी कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके मार्केट के शेयर्स एकदम गिर जाएंगे और वो उसके शेयर्स को खरीद लेंगे। तो ये टैक्टिक बाय बैक में भी यूज़ होता है क्योंकि अल्टीमेटली वी आर बाय बैकिंग इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। अब ये हम बाय बैक करते क्यों है? द मेन रीज़न कैन बी कि एक तो हमें लगता है कि हम पहले ख़रीद के बाद में उसकी जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके बाद उसको सेल आउट करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। एंड सेकंड रीज़न इज़ जब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सामने वाला कॉम्पिटिटर मेरे कंपनी के शेयर्स को खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के क्या कर रहा है, मेरी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, तो उस सिचुएशन पे भी मैं अपने शेयर्स को बाय बैक कर लूँगी ताकि मेरी कंपनी एक्वायर ना हो जाए सामने वाले से। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ऐसा करते हैं कि भाई सामने वाले का जैसे ही स्टेक मेरा 50% हो जाए तो हम दोनों पार्टनर्स बन गए एक तरीके से उस कंपनी के, तो वो कंपटीशन ना हटे तो उसके लिए कि मेरा सामने वाला मेरी कंपनी को एक्वायर ना कर ले तो इसलिए भी मैं अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती हूँ ताकि उसके पास वो कंट्रोलिंग पोजीशन ना आ जाए। बायबैक और शेयर रीपरचेजेस कैन बेनिफिट बिजनेस इन अ नंबर ऑफ वेज में ये हो सकता है। रीपरचेजिंग शेयर्स इन्वॉल्व वन टाइम कैश रिटर्न्स। Companies might use their spare cash to buy back their shares instead of paying dividends। अगर कंपनी के पास spare cash है तो instead of paying dividends to the shareholders, what they can do, they can buy back the shares। क्योंकि ultimately अगर number of shares traded जो है वो कम हो रहे हैं तो in long term benefit ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आज मैंने पैसे नहीं दिए अगर आपको डिविडेंड किया और मैंने वो शेयर्स खरीद लिए तो अब वो शेयर्स किसके हैं? अल्टीमेटली आप ओनर्स के ही हैं। कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है तो आज डिविडेंड ना देके कल आपको डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाएगा। इन एडिशन शेयर बायबैक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली अलाउइंग फॉर द क्विक कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग इससे अच्छे से हो सकती है। On the other hand, it's possible that share repurchases could send the wrong signals to the market, leading to believe that company is not investing in any viable ventures। इसकी वजह से ये कि ऐसा हम उनको बिलीव दिला सकते हैं कंपनी जो आपके पैसे है वो कोई अच्छे प्रोजेक्ट में नहीं इन्वॉल्व कर रही है तो यू शुड लाइक गिव बैक देयर शेयर्स बिकॉज आपको कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बाय बैक के? फर्स्ट इज़ टू रेज प्रॉफिट पर शेयर। आप पर शेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर मार्केट में कम हो जाएंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 1000 थे, आपने 500 बाय बैक कर लिए तो अब 500 शेयर्स ही हैं जो ट्रेडेड है तो वो 500 शेयर्स पे पर शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, पर पे रिटर्न बढ़ जाएगा। टू रेज लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड इंक्रीज रिटर्न ऑन कैपिटल एंड नेटवर्थ। जैसे अभी मैंने कहा कि इसका बेनिफिट अगर मैंने डिविडेंड अभी ना पे करके शेयर्स खरीद लिए तो ये वैल्यू क्या है? लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगी आपको। अभी शॉर्ट टर्म में चाहे लग रहा है कि हाँ भाई डिविडेंड नहीं मिला बट लॉन्ग टर्म में जब आपके शेयर्स आपके पास आ जाएंगे तो बेनिफिट इज इन दी लॉन्ग टर्म। टू गिव ओनर्स अनदर वे आउट व्हेन देयर शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और स्केयरली ट्रेडेड। लाइक अगर आपके शेयर्स जो हैं वो बहुत कम ट्रेड होते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उन सब केसेस में आपको क्या हो सकता है? बेनिफिट मिल सकता है इन दी बाय बैकिंग द शेयर्स। देन टू इम्प्रूव द कंपनी स्टेक कंसोलिडेशन की कंपनी की अपनी कंसोलिडेशन की वैल्यू आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अनवांटेड टेक ओवर ऑफर्स आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई मेरी कंपनी को टेक ओवर एक्वायर करना चाहता है
तो मैंने वो ऑफर्स अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिए बाय बाइंग बैक आवर शेयर्स अगेन। टू गिव शेयर होल्डर्स देयर एक्सेस कैश बैक, अगर हमारे पास उनके एक्सेस कैश पड़ा था तो हमने उनको शेयर्स वापस लेके शेयर्स दे दिए, तो उनका एक्सेस कैश बैक ख़त्म हो गया। इन ऑर्डर टू अटेन द बेस्ट पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर और इम्प्रूव हो जाएगा बिकॉज आपके नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज लेस। टू सस्टेन द शेयर प्राइसेस इन द टाइम्स ऑफ वीक मार्केट कंडीशंस, कि अगर वीक मार्केट कंडीशंस हो रही हैं, मार्केट गिर रहा है, तो उस टाइम पे भी अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो मतलब आप उसको ख़रीद के वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हो एक बार फिर से। टू मोर इफेक्टिवली सर्व द इक्विटी, इक्विटी को अच्छे से वही कि शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड वगैरह दे के सब करके। मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट इज प्रपोर्शनेटली फ्रॉम द करंट होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी, कि जैसे हमने वो प्रो राटा अलॉटमेंट पढ़ा है कि जैसे किसी ने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हमने उसको 10 शेयर्स दे दिए, तो ऐसे ही जिसके पास 12 शेयर्स थे उससे हमने हर 12 के अकॉर्डिंग 2 या हर 10 के अकॉर्डिंग 2 शेयर्स उनसे ले लिए। तो दैट इज़ कि प्रपोर्शनेट ले रहे हैं हम हर शेयर होल्डर से, कि सबसे वापस ना लेके, मतलब किसी एक से पूरे शेयर्स वापस ना लेके जितने भी हैं उनकी एक प्रपोर्शनेट रेशियो में उनसे वापस ले लिए, कि हर 10 शेयर्स वाले से 2 शेयर्स वापस ले लिए, उसके पास 20 है उससे 4 ले लिए, 30 है तो 6 ले लिए, इस पर्टिकुलर प्रपोर्शनेट। फ्रॉम अ पब्लिक मार्केट प्लेस, पब्लिक मार्केट प्लेस में जाके हमने शेयर्स लाइक स्टॉक मार्केट पे हमने वो शेयर्स खरीद लिए, बिकॉज पब्लिक मार्केट प्लेस वही है हमारे पास। देन फ्रॉम स्ट्रेंज लॉट्स, लाइक कभी ऐसा होता है कि हमारे जो मार्केट में शेयर लिस्टेड हैं उससे ज़्यादा हमने इन्वेस्ट कर, हमने उससे ज़्यादा लाइक सेबी में उससे ज़्यादा शेयर्स दे रखे होते हैं, तो उसी में से हमने ख़रीद लिए। सो स्ट्रेंज लॉट्स, ये सिचुएशन तब है जहाँ पे पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक हैव बीन लिस्टेड इन एन एस्टैब्लिश्ड स्टॉक एक्सचेंज इज लेस देन अ मार्केटेबल लॉट, जितना मार्केटेबल लॉट उन्होंने दिया था उससे कम अगर एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो वही वाला जो डेफिशिएंसी आ रही है वो बाय बैक कर सकते हैं। बाय एक्वायरिंग द सिक्योरिटीज ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर्स अंडर देयर स्टॉक ऑप्शन और एम्प्लॉयड स्वीट इक्विटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ को कभी हम स्वीट इक्विटी प्रोग्राम्स में कुछ फ्री गिफ्ट्स में कुछ शेयर्स दे देते हैं, तो अब उनसे वापस ले लिए उनको वो कुछ ना कुछ वैल्यू देकर, तो इससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली हमारे पास पैसे वापस आ रहे हैं। या तो हमने प्रपोर्शनेट में ख़रीद लिया, जिसके पास जितने जितने थे उससे खरीद वापस ले लिए, पब्लिक मार्केट प्लेस पे जाकर डील कर दिया। एक स्ट्रेंज लॉट कब? जब मेरे मार्केटेबल सिक्योरिटी ज़्यादा थी बट लिस्ट पे कम थे, तो उस काइंड में जो डिफरेंस था वो स्ट्रेंज लॉट मैंने खुद से वापस खरीद लिए, या फिर जो लोगों को दे रखे थे, एम्प्लॉयज़ को दे रखे थे, वो वापस खरीद लिए। अगर एग्री नहीं हो रहे हैं, अगर हमें बाय बैक करना ही है तो हम फिर ऐसे वालों के पास चले जाते हैं जो एग्री हो जाए। इन केस कोई नहीं एग्री हो रहा तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, अगर एग्री वही हो गया कि एक फेयर वैल्यू तो देंगे कि एग्री करने के लिए, बट एग्री नहीं होते हैं तो जो एग्री हैं उनमें से उनसे ले लें। इसी तरह कुछ परसेंटेज हमें बाय बैक करना है। Okay, so this was the last topic of this unit. कोई डाउट है तो you can ask. एग्जाम्पल्स के लिए आई विल शॉर्टली डिस्कस द केस स्टडीज इन द नेक्स्ट क्लास, एंड जो असाइनमेंट में मैं भी दूंगी वो होगा। न्यूमेरिकल इज इन यूनिट 3 ओनली इन यूनिट 3 न्यूमेरिकल्स आर इन ओनली यूनिट 3, बाकी सब थ्योरी है। यूनिट 1, 2 and 4 इज कम्प्लीट थ्योरी, यू हैव न्यूमेरिकल्स इन यूनिट 3 ओनली। 15 सेशंस आएंगे, 3 में एक यूनिट कवर हो जाएगी ना लास्ट, मतलब वो वाली के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिकॉज जब तक मेन मीनिंग नहीं समझ आएगा, व्हाट इज़ मर्जर और एक्विजिशन वगैरह वो सब क्लियर ही नहीं होगा, देन हाउ कैन वी डू द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, क्लास पर एंड कर दो अभी।